वह भोला था। उसने योद्धा होने का मतलब कम करके आका था। यह कोई फिल्म या एनीमे नहीं था, यह वास्तविक जीवन था। अगर उसका उद्धारकर्ता बहुत देर से आता तो वह मौके पर ही मर जाता। रूई ने सोचा कि वह बस प्रशिक्षण लेकर योद्धा बन सकता है, लेकिन उसने अपने जीवन को दांव पर लगाकर लड़ने के लिए आवश्यक स्वभाव और दृढ़ संकल्प को बहुत कम करके आका था। वह 21वीं सदी का एक भूतपूर्व निवासी कैसे समझ सकता था? उसने अपने जीवन में कभी युद्ध नहीं किया था। वह यह नहीं समझ पाया कि मृत्यु का आदिम भय किसी की आत्मा में कितना प्रबल होता है। मार्शल आर्टिस्ट सजावटी और सौंदर्यवादी कलाकार नहीं थे जिनका काम सिर्फ कूल दिखना था। वे योद्धा, हत्यारे, रक्षक, शिकारी, अग्रणी थे। वे ऐसे लोग थे जो हर रोज अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ते थे। वे मार्शल पथ पर यह जानते हुए आगे बढ़ते हैं कि हर कदम बहुत आसानी से उनका आखिरी कदम हो सकता है। क्या उनमें ऐसा दृढ़ संकल्प था? उस दिन उत्तर स्पष्ट हो गया था। उन्होंने ऐसा नहीं किया। वह योद्धा या मार्शल आर्टिस्ट बनने के योग्य नहीं थे। आप गलत हैं, उसे बचाने वाले आदमी ने कहा। वह उसके पास गया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उसके पास बैठ गया। उसका हाव भाव गर्म और कोमल था, लेकिन उसका हाथ भारी और खुरदरा था, एक पत्थर की तरह। बच्चे, तुम मार्शल आर्टिस्ट बनना चाहते हो, है ना? रूई ने सिर हिलाया। वह अभी भी भावनाओं से घुट रहा था। हाँ, बिल्कुल। कोई और कारण नहीं है कि आपकी उम्र का कोई बच्चा आपके द्वारा दिए जा रहे प्रशिक्षण से गुजरे, उन्होंने कहा। क्या आप अपने अंदर महसूस किए गए भय और निराशा के कारण स्वयं को योद्धा होने के अयोग्य समझते हैं? ऐसा लग रहा था जैसे वह आदमी रूई के दिल की बात पढ़ सकता था। रूई ने अनिच्छा से सिरा। जवाब में वह आदमी मुस्कुराया। दरअसल तुम बहुत बेकार थे, झूठ नहीं बोलोगे। जब जमीन में बिका तो तुम डर और जड़ से कांप उठे। इन शब्दों में रूई के दिल में एक छेद कर दिया। परंतु तुम उजले हो या नहीं, मेरे बच्चे, यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम आगे क्या करो। वह रूई की ओर मुड़ा, जिसने भी उसकी ओर देखा। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसने अपंग करने वाले भय और विनाश का अनुभव न किया हो। यहां तक कि सबसे शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट जो अपनी उंगलियों से धरती को चीर सकता है, उसने वही अनुभव किया है जो आपने किया है। जो चीज मजबूत होती है वह अलग तरह से काम करती है। यह है कि कोई भी उपभोक्ता डार पर फिजियोलॉजी पाता है या नहीं और वृद्धि को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है या नहीं। रूई ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और दांतों के टुकड़े लिए। बताओ बेटा, क्या तुम अपने डर के आगे झुक जाओ? कभी नहीं। फिर कभी नहीं, रूई ने प्रशंसा की, जबकि उसकी आंखें टूट गईं, शर्म और टूटी हुई आंखें बह रही थीं। उसके शरीर की हर मांसपेशियां खिंच गईं। उसे ऐसा लगा जैसे उसके शरीर की हर कोशिकाएं एक हो गईं, क्योंकि उसने अपनी हर एक में जड़ दी थी। मैं कभी भी भय और पतन को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। वह आदमी उस युवा लड़के की आंखों में आग देखकर मुस्कुराता है। रूई सामने आई और उस आदमी की प्रशंसा की गई। मेरी जान जोखिम के लिए धन्यवाद। मैं तो बस अपना कर्तव्य निभा रहा हूं। वह आदमी उठा, आखिरी बार रूई के सिर पर थपथपाया और चला गया। सुरक्षित रहो बेटा। मैं स्पेक्टर वयोवृद्ध फिल्म देखना चाहता हूं। तुम में वह सब कुछ है जो इसके लिए चाहिए। textnoveldrama.org। रूई ने आखिरी बार सिर झुकाने से पहले सिर हिलाया। वह बाजार की ओर चला गया और घर की ओर लौट आया। अरे, मैं उसका नाम पूछ रहा हूं तो भूल गया। वह घर वापस आकर फेरियन से मिला और उसे बताया कि क्या हुआ, जिससे फेरियन की स्थापना हुई। जब वह घर वापस आया तो हालात और भी बुरे हो गए। सभी वयस्क देखभालकर्ता उस पर खुशामद करना बंद नहीं कर रहे थे और लगातार उसे थकपा रहे थे और गले लग रहे थे, आंशिक रूप से उसकी सहमति की पुष्टि करने के लिए और साथ ही उनकी चिंता को शांत करने के लिए। लशारा ने इस हद तक उसे अनाथालय से बाहर जाने से लगभग प्रतिबंधित कर दिया था, लेकिन उसने उसे इस बारे में अपने विचार में शामिल कर लिया, हालांकि पूरी तरह से नहीं। रूई को अनाथालय के आसपास ही रहना था, या अगर वह आगे जाना चाहता था तो निगरानी में रहना था। उसके पास बड़ी अनिच्छा के साथ सहमति जताने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।
उसने एक दिन के बाकी समय के प्रशिक्षण के बारे में बताया और अपने भाई बहनों के साथ रहने का निर्णय लिया। वह गति में बदलाव चाहती थी। अरे, माँ ने हमारे साथ ताश का चुनाव का फैसला ही ले लिया है ना रूई? होरेशियो ने रूई के स्थान पर पूछे गए प्रश्न पूछे। पिछले 7 ईसा पूर्व में उन्होंने अनाथालय के हर सदस्य के साथ अंतर संबंध बनाया था। उसे क्रोधी फेरियन, देवेरी नीना, सिलेरियस होरेशियो, आरडी मीका और इंटेलिजेंट जूलियन के साथ टाइम रेंट अच्छा लगता था। जब रूई पहली बार अनाथालय में शामिल हुई तो उसने अपने बालों और आंखों से जुड़ी हुई मूर्खतापूर्ण झलक को नजरअंदाज कर दिया और बच्चों ने भी जल्दी ही उससे पूछ लिया, जो कि उसकी अज्ञानता का कारण था, और उसकी प्यारी होने के बारे में प्रशंसा कथन की। पिछले 7 सालों में उनके मन में उन सभी के लिए और पूरे अनाथालय के लिए और भी बहुत कुछ पैदा हुआ था। लगभग इस हद तक कि वह मार्शल आर्टिस्ट बनने के बजाय अपने साथ रहना पसंद करती है। बिल्कुल, लेकिन अभी भी सुसंगत नहीं, उन्होंने पूछा। उस दिन सुबह की घटना के बाद उनकी नई इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प के बाद उन्हें मार्शल आर्टिस्ट बनने से रोका नहीं जा सका। बस इस बात का दुख था कि यह उन्हें अंततः अपने परिवार से दूर कर देगा। अकादमी ने न केवल आवास और भोजन का ध्यान रखा, बल्कि अपने छात्रों को अकादमी के कमरों में रहने के लिए बाध्य किया। मार्शल पाथ एक ऐसा निर्देश था जिसे केवल पूरी तरह से तब लागू किया जा सकता था जब अकादमी के छात्रों के जीवन को सुबह से शाम तक नियंत्रित किया जाता था। यहां स्नातक के बाद भी उसे संदेह हो रहा था कि उसे अपने परिवार से लंबे समय तक, दिन और शायद सप्ताह भी दूर रहना पड़ा। वह निश्चित रूप से अपने लिटिल फारहोल से यह अप्रचलित था। हालांकि वह हमेशा अपना प्यार करती थी, लेकिन लंबे समय तक अलग रहने से उसकी भावनाएं कम हो गईं। वह बहुत सामाजिक व्यक्ति नहीं था, यहां तक कि उसके पिछले जन्म में भी उसके माता पिता की मृत्यु जल्दी हो गई थी और तब से उसका कभी भी कोई महत्वपूर्ण रिश्ता या दोस्ती नहीं बनी थी। मैं अगले 6 सालों तक इन पलों का सबसे बड़ा लाभ उठाता हूं, मुझे फिर से यही कहा। रूई के लिए यह शर्म की बात थी। खेल में पूरी तरह डूब जाने से पहले उसने इन विचारों को जल्दी से दूर कर दिया।